हेलो बच्चों। आज हम एक जे एडवांस का एक अच्छा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी बड़ा काफी हद तक उस टाइप का सा है जैसे पिछले 2 साल से पूछ रहे हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल होता है। बाकी चैप्टर के जो एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सवाल इस तरह से है, दो पार्टिकल हैं 1 and 2 ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग एंड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो दो मासेस हैं, स्प्रिंग से लटका रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली द टू पार्टिकल्स विद देयर सेंटर ऑफ मास एट एक्स नॉट, बड़ा दोनों का सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स बीचों बीच पे होगा और उसकी पोजीशन x इक्वल्स टू x नॉट दे रखी है। आर ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दोनों के दोनों इस ऐसे a एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन से यू कर रहे हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ऑल्दो सवाल करने के लिए जरूरी नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस तरह के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। मैं आपको क्लास में इसकी थ्योरी सिखा चुका हूं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ओमेगा है उसका एक फॉर्मूला होता है रूट के बाई म्यू। म्यू इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस ओमेगा की वैल्यू का यहां पर कोई यूज नहीं है सवाल करने में। मैं तो बेटा ऑफ कोर्स सवालों के थ्रू आपको थ्योरी भी तो सिखाने की कोशिश करता हूं, इसलिए बेटा मैं बता रहा हूं। म्यू जो है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, एंड रिड्यूस्ड मास हमेशा होता है m1 m2, बेटा पहले का मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मास अपॉन m1 प्लस m2, तो बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाती है m/2। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2k/m। बेटा m/2 में 2 पर चला गया इसलिए। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ऑल्दो अगेन मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बड़ा ओमेगा किसी को ना पता हो तो उस सवाल करने में कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, थस देयर पोजीशन एट एनी टाइम t इज गिवन एज, पहले वाला जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन दे रखी है, पोजीशन दे रखी है x नॉट। x नॉट तो जैसे बड़ा मान लो कि लेट्स से कि x इक्वल्स टू 0 है, तो x नॉट तो बड़ा ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वही हो गई, प्लस d। बेटा ये बेटा यहाँ से तक बेटा मेरे ख्याल से डिस्टेंस d हो गई है। शायद बेटा स्प्रिंग की जो एक्चुअल नेचुरल लेंथ है ना वो शायद 2d हो गई होगी, इसलिए प्लस a sin ओमेगा टी। a sin ओमेगा टी मतलब ये हो गया कि ये मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे a एम्पलीट्यूड के ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस कर रहा है, और a sin ओमेगा टी मतलब मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और ऑफ कोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इट टोटली मेक सेंस। दूसरा वाला जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन दे रखी बेटा क्या, एक्स नॉट माइनस डी। बेटा ये प्लस डी, बेटा ये माइनस डी, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी हो गई है, 2d हो गई है। एंड अगेन माइनस ए साइन ओमेगा टी। बेटा माइनस ए साइन ओमेगा टी क्या बताया कि पार्टिकल ये भी एसएचएम कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो भी आपके पास ए है। बस ये लेफ्ट में जा रहा है, ये आपका राइट में जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू एक्स नोट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। स्प्रिंग जो है बेटा उसकी नेचुरल लेंथ जो वो 2d है, तो d बेटा ये लेफ्ट में, d बेटा आपके पास ऐसे राइट में। आपके पास बेटा इस तरह से दो पार्टिकल्स हैं, एक बेटा पार्टिकल ये रहा, एक बेटा पार्टिकल ये भी रहा। ये इस तरह से ए एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा है, बेटा ये भी इस तरह से ए एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन कर रहा है। ये राइट में जा रहा है, बेटा ये आपका शुरुआत में लेफ्ट में जा रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है। कूल। सवाल करना स्टार्ट नहीं किया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक सवाल समझा रहा हूँ, सिचुएशन समझा रहा हूँ। सवाल तो बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पार्टिकल 3 ऑफ मास m, पार्टिकल 3 का मास भी सेम ही है, दोनों का मास सेम है। इन इन दोनों का, तीसरे पार्टिकल का मास भी सेम है, तो कैलकुलेशन ऑफ कोर्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मूव्स टुवर्ड दिस सिस्टम विद स्पीड a ओमेगा बाई 2। इस पार्टिकल के पास बेटा शुरुआत में कोई स्पीड है, एंड दिस स्पीड इज गिवन एज a ओमेगा बाई 2, एंड अंडरगोस इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन। बेटा याद रखना इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल्स टू 1 विद पार्टिकल 2, जाता है और बेटा पार्टिकल 2 से टक्कर करता है एट टाइम टी नॉट, किसी भी टाइम टी नॉट पर। फाइनली पार्टिकल्स 1 and 2 एक्वायर ए सेंटर ऑफ मास स्पीड VCM। बेटा शुरुआत में तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि बेटा दोनों पार्टिकल जो थे ना, एक पार्टिकल लेफ्ट जा रहा था, एक बड़ा पार्टिकल राइट जा रहा था, दोनों के पास मोमेंटम सेम है, तो बेटा ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास बेटा आपका रेस्ट पे है और दोनों के दोनों ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये वाला पार्टिकल जाकर इसको टक्कर करेगा तो इसके मोमेंटम को चेंज कर देगा, इसके मोमेंटम को चेंज कर देगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास अब कोई ना कोई मोमेंटम आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी टक्कर के बाद। किसके किसके सेंटर ऑफ मास के पास, ये जो 1 और 2 है ना, इसको सिस्टम बोल रखा है, इस सिस्टम के पास बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, और वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे VCM दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड B। अब बेटा जो एम्पलीट्यूड है ना वो A नहीं है, अब आपका एम्पलीट्यूड आपके पास B है, एंड द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर ये वाली बात ना बोली होती ना तब भी हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा वही रहेगा। भाई ओमेगा डिपेंड करता है के पर और म्यू पर। अगर ये एक बार इससे टक्कर कर गया फिर ये तो हट गया, चिपका तो है नहीं ना,
भाई चिपका होता तो फिर आप ये बोलते कि एक का मास m है, इसका मास 2m है ना? लेकिन ये m है, ये m है, ये टकरा के वापस चला गया, तो ये m और m जो है बड़ा ऑफ कोर्स रिड्यूस मास आपके पास वापस से m/2 होगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू थी बड़ा आपके पास वो अनचेंज रहेगी, अगर सवाल में ना लिखा होता तो भी हमें पता ही थी, ठीक है? ऑल्दो मैंने कई बार ऐसे नोटिस किया कि जे एडवांस वाले सवालों को थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन करते हैं, कई बार उस चीज की ऐसा खास जरूरत नहीं होती। इफ द कोलिजन अकर्स एट t इक्वल्स टू 0, अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर कोलिजन हो रहा है तो मुझसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछिए, ऑफ कोर्स बड़ा ए ओमेगा के टर्म्स के अंदर, कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन ए ओमेगा पूछा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब? टक्कर के बाद, क्योंकि इस टक्कर से पहले तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। बड़े आराम से कर लेंगे। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 0 अगर देख t इज इक्वल्स टू 0 अगर देखूंगा तो बड़ा ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें पुट करूंगा बड़ा ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये x नॉट प्लस डी पे है, और ये वाला जो पार्टिकल है बड़ा ये x नॉट माइनस डी पे है। तो दोनों ही पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हैं जिस टाइम पर टक्कर हुई है। मैं डायग्राम बना देता हूं। ये मेरे पास t इज इक्वल्स टू 0 रहा, ये आपका x इक्वल्स टू x नॉट है, ये नेचुरल लेंथ बेटा इधर की तरफ d है, इधर की तरफ नेचुरल लेंथ d है, टोटल मिला के नेचुरल लेंथ 2d है। ये आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये जो x1 है ये आपके पास बड़े आराम से x नॉट प्लस डी आ रहा है, x2 बड़ा आपके पास ऑब्वियस बात आपने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, x नॉट माइनस डी आ रहा है। ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और ऑफ कोर्स बड़ा राइट साइड में जा रहा है। एसएचएम करते वक्त इसके पास बड़ा वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी a इंटू ओमेगा। इसके पास बड़ा वेलोसिटी होगी लेफ्ट में a इंटू ओमेगा। इसी टाइम पर इसकी टक्कर होती है दूसरे पार्टिकल से, ये रहा आपका दूसरा वाला पार्टिकल, सेम मास का ही है मगर इसके पास जो वेलोसिटी है वो a ओमेगा बाई 2 है। ये दोनों टक्कर करते हैं इस टाइम पे, करने दो टक्कर। ये जो स्प्रिंग है ये अपने आप में एक नॉन इंपल्सिव फोर्स लगाती है, और इस टाइम पर तो फोर्स भी नहीं लगा रही है क्योंकि इस टाइम पर तो स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे है, isn't it? तो हम बड़े आराम से टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक इक्वेशन तो बड़ा उसकी आ जाएगी, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी इक्वेशन बड़ा किसकी आएगी? ई की आएगी। ई की बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट रोटेशन बड़ा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बड़े आराम से हम दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी टक्कर के बाद बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन समझदार बच्चा बोलेगा कि सर दोनों पार्टिकल अगर सेम मास के होते हैं और कोलिजन अगर इलास्टिक होता है तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि वेलोसिटीज विल इंटरचेंज, और जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटीज विल इंटरचेंज तो होगा क्या कि बेटा इसकी जो वेलोसिटी a ओमेगा बाई 2 थी ना वो इसके पास आ जाएगी, और इसके पास जो बड़ा वेलोसिटी a ओमेगा थी ना वो इसके पास यूं आ जाएगी। बस अब ये हट गया। अब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट, ये जो पूरा पूरा अरेंजमेंट दे रखा ना, ये जो दोनों पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड 2, इसके वेलोसिटी पूछिए मुझे, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछिए। बेटा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल होता है बेटा। मैं इस साइड को प्लस ले रहा हूँ, इस साइड को माइनस ले रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? m1v1 इसका मास इंटू वेलोसिटी, m2v2 इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m से m बेटा कैंसिल, ए ओमेगा बाई 2 आई थिंक बेटा कितना आ गया? 3 ओमेगा बाई 2, बेटा नीचे 2 और है, आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 3 ओमेगा बाई 4। बेटा मुझसे सवाल के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपॉन ए ओमेगा की वैल्यू पूछ रखी है, सो आंसर शुड बेटा 3/4। बेटा ये सवाल जो था वो डेसिमल वाला सवाल था एंड आंसर विल बी ऑफ कोर्स 0.75, सो आंसर शुड बेटा व्हाट 0.7। कूल, इजी। लेकिन इसका दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा टफर है, बट आराम से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। दूसरा वाला सवाल क्या है? यहां तक तो बड़ा सेम, पैराग्राफ तो सेम ही है, सवाल तो बड़ा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? इफ द कोलिजन अकर्स एट, कोलिजन अब किसी और टाइम पर अकर कर रहा है और टाइम दे रखा है π/2 ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। b क्या है? b है टक्कर के बाद अब जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, उस हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर दोनों पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो, भाई पहले जो एम्पलीट्यूड था बेटा वो ए था, टक्कर के बाद अगर आपने बेटा लैंग्वेज ढंग से पढ़ी है बेटा, मैंने आपको पढ़ के दिखाई भी थी, टक्कर के बाद बेटा बी यहां कहीं लिखा होगा, देखना, फाइनली द पार्टिकल्स 1 एंड 2 एक्वायर सेंटर ऑफ मास स्पीड vcm एंड ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड b। दोनों के दोनों पार्टिकल टक्कर के बाद b एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लग जाते हैं। अब मुझसे b और a के बीच का रिलेशन पूछे, और
रिलेशन पूछने में कंडीशन और लगा रखी है, वो कंडीशन क्या है कि टक्कर अब कब हो रही है, π/2 ओमेगा पर हो रही है। जैसे मैंने इस π/2 ओमेगा को बेटा यहां पर रखा, बेटा मेरे पास ये शायद π/2 बन गया होगा। तो इसका मतलब पहला वाला पार्टिकल आपका x0 प्लस डी प्लस ए पर है। ये तो बेटा इसकी प्लस एक्सट्रीम वाली पोजीशन होगी। इस तरह से अगर मैं इसको यहां पर रखूं, बेटा ये मेरे पास ऑफ कोर्स π/2 बन जाएगा। तो x2 जो है वो मेरे पास x0 माइनस डी माइनस ए, ये बड़ा पार्टिकल की पोजीशन है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दोनों पार्टिकल जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं। लेट्स सी, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये बेटा मेरे पास लेट्स से x इक्वल्स टू x0, ठीक है। यहां से d डिस्टेंस दूर, बेटा यहां से d डिस्टेंस दूर, बेटा ऑफ कोर्स यहां पर अगर पार्टिकल्स होते तो स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे होती। ये वाला जो पार्टिकल है बेटा ये यहां से a डिस्टेंस आगे है, क्योंकि सवाल के अंदर मुझे बोल रखा है कि x1 की जो वैल्यू है वो x0 प्लस डी प्लस ए है। ये वाला पार्टिकल बेटा मेरे ख्याल से नेगेटिव वाले एक्सट्रीम पर है, क्योंकि इसकी पोजीशन मैंने चेक करके दिखा रखी है, x0 माइनस डी माइनस ए है, x0 माइनस डी माइनस ए। ये भी एक्सट्रीम पे, ये भी एक्सट्रीम पे, तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। बेटा इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। इस पार्टिकल से अब दूसरा वाला पार्टिकल टक्कर करने के लिए आ रहा है, ऐसे m मास का पार्टिकल आ रहा है ऐसे। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है वो टक्कर करने के लिए, a ओमेगा बाई 2 से। बेटा फिर से सेम मास के पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, और हमें टक्कर के बाद वेलोसिटीज पूछी है, मतलब निकालनी पड़ेंगी। टक्कर के बाद बेटा अगर वेलोसिटी निकालनी तो क्या करेंगे, तो मेरे बच्चे बोलेगा सर वैसे तो मुझे मोमेंटम की इक्वेशन और ई की इक्वेशन लगानी होती है, लेकिन मेरे को रिजल्ट याद है कि जब भी सेम मास इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। एंड व्हेन आई से वेलोसिटीज विल इंटरचेंज, इट मींस दैट कि इसकी वेलोसिटी जीरो तो इसके पास आ जाएगी, और इसके पास बेटा जो वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2 थी, है बेटा इसके पास बेटा जो वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2 थी वो इसके पास आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब एम्पलीट्यूड है कितना। अब मुझसे पूछा है कि अब एम्पलीट्यूड कितना होगा। अब एम्पलीट्यूड बेटा ए नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जब होता है, जब एम्पलीट्यूड बड़ा तब होता है, एम्पलीट्यूड वाली सिचुएशन तब आती है जब दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो। अब बेटा इन दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो नहीं है, अब एम्पलीट्यूड बेटा कुछ ना कुछ और होगा। लेट्स से द एम्पलीट्यूड इज बी। इसका एम्पलीट्यूड भी बेटा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बी है, इसका बेटा एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन के अबाउट बी है। मैं एक छोटी सी बात और बोलता हूं, इसके पास बेटा वेलोसिटी जीरो है, इसके पास वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2 है, तो थोड़ी सी बेटा मक्कारी करके लिख दूं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना उसके पास बेटा सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है, एंड दैट बेटा वेलोसिटी बेटा मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ गई है a ओमेगा बाई 4, isn't it? अब मुझे ना नया वाला एम्पलीट्यूड निकालना है। नया वाला एम्पलीट्यूड मैं दो तरीके से निकाल के दिखाता हूं, एक बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन से, और एक बेटा आपको मैं सिंपल मैकेनिक्स से। दोनों ही तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आपको दोनों ही तरीके पसंद आएंगे। पहला वाला तरीका थोड़ा सा ज्यादा पसंद आएगा। मुझे पता है कि पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास फिक्स था और दोनों पार्टिकल यूं ही ऑसिलेट कर रहे थे। अब क्या है, अब सेंटर ऑफ मास जो ना वो खुद इधर की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, ए ओमेगा बाई 4 से, और उसके अबाउट दोनों के दोनों पार्टिकल ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो सिचुएशन चेंज हो गई, बट दैट इज टोटली फाइन। एक काम करो, आपको ग्राउंड से देखने में दिक्कत आ रही है ना, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख लो। और सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपने आप में एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ गई, अब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं भाई, उसने पार्टिकल ने एक बार टक्कर कर दी, उसके बाद अब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आने से रहा, स्प्रिंग का फोर्स तो इंटरनल है, तो सेंटर ऑफ मास के पास ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अब एक काम करो, आप इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास खुद तो आ गया रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। इसके पास वेलोसिटी आ गई इधर की तरफ, सॉरी बेटा इसके पास वेलोसिटी आ गई है इधर की तरफ, कितनी, ए ओमेगा बाई 4। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, थोड़ा इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 4 को उल्टा करके जोड़ दो। ए ओमेगा बाई 2 इधर, ए ओमेगा बाई 4 इधर, कुल मिलाकर हो गई ए ओमेगा बाई 4 इधर। होना भी चाहिए बेटा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर बेटा ऑब्वियस बात है कि नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2। अरे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है, ये वाला पार्टिकल भी ए डिस्टेंस पे, और इसके पास वेलोसिटी नॉन जीरो है, इसके पास भी बेटा वेलोसिटी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। इसका मतलब अब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन पर तो इनकी वेलोसिटीज जीरो होती है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना, वहां से बड़ा ये वाला पार्टिकल यहां कहीं बड़ा मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड टाइप होना चाहिए था, जिसमें से बड़ा डी तो स्प्रिंग की ये लेंथ है, और ये एम्पलीट्यूड बेटा इसका लेट से यहां पर बी।
अब बेटा इसके बाद अगर मान लो कि एस टाइम कर रहा होता तो बेटा डी डिस्टेंस तो नेचुरल लेंथ, फिर बेटा यहां से अंत बेटा डिस्टेंस बी, यहां कहीं बेटा इस पार्टिकुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। मेरे बच्चे बोलेगा सर अब मैं कर लूंगा। मैंने पूछा कैसे? वो बोलेगा कि सर अब मुझे ये पता लग गया कि एसएचएम के अंदर एसएचएम में एम्पलीट्यूड कितना था बी, और अब इसकी पोजीशन कितनी है एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पर जो पार्टिकल है उसके पास जो वेलोसिटी है उसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा ये है ना, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी बेटा पार्टिकल की, इस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन से ए डिस्टेंस की दूरी पर वेलोसिटी है ये। तो ये वेलोसिटी मुझे पता है ए ओमेगा बाई 4 ओमेगा अंडर रूट ऑफ नए वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस बेटा पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है, बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है, ए डिस्टेंस दूर है। ये तो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। जब भी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन से बेटा किसी दूरी पर अगर मुझे वेलोसिटी पता होती है तो मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे के पूरे मामले में हमें नए वाले एम्पलीट्यूड के अलावा बाकी सारी चीजें हमें परफेक्टली पता है। बेटा दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो, मेरे पास बड़ा आराम से आ गया ए स्क्वायर बाई 16 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आई थिंक दैट इज 17 ए स्क्वायर बाई 16। बेटा मुझसे सवाल के अंदर पूछ के रखा है, बेटा सवाल में मुझसे पूछ रखा है 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कितना आ गया 17/16। मुझसे पूछ रखा है 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 17/4। बेटा 4 चौक 16, एक बचा बेटा उसके लिए 0.25, तो आंसर शुड बी 4.2। परफेक्ट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कॉन्सेप्ट यूज करके बड़ा बड़े आराम से हम इत्मीनान से सवाल कर ही सकते हैं। बट कोई बच्चा ऐसा कर दे कि मैं क्या सिंपल मैकेनिक्स से सवाल नहीं कर सकता क्या? बेटा सिंपल मैकेनिक्स से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। सिंपल मैकेनिक्स से अगर करना चाहते हो बेटा सिंपल मैकेनिक्स से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं बेटा उससे भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बच्चा बोलते कि सर मैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहता, बेटा मत करो, कोई इशू नहीं है। अब मुझसे पूछा है कि नया वाला एम्पलीट्यूड कितना होगा। बेटा नया वाला एम्पलीट्यूड कितना होगा? अब जब नए वाले एम्पलीट्यूड के लिए ऑफ कोर्स बेटा दोनों के दोनों पार्टिकल अब एसएचएम के अंदर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे उस टाइम पर दोनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी सेम होगी। ग्राउंड से अगर देखूंगा तो सेम ही होगी ना। जिस टाइम पर बड़ा स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम पर तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा तो दोनों पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो उस टाइम पर दोनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो बेटा अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बेटा लगातार सामने की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद में सिचुएशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये रहा मेरे पास पार्टिकल, बेटा दूर दिखा दो बेटा इसको। हाँ बेटा ये रहा मेरे पास पहले एक पार्टिकल, मेरे पास ये रहा बेटा दूसरा पार्टिकल, और दोनों के दोनों बेटा स्प्रिंग से इस तरह से जुड़े हुए। ठीक है बेटा, स्प्रिंग की बेटा पहली लेंथ क्या थी 2d 2a। बेटा इस टाइम पर बेटा मैं लेंथ बोल रहा हूं 2d प्लस 2b। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, 2d तो नेचुरल लेंथ है, ये बेटा अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये बेटा अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो स्प्रिंग की अब लेंथ कितनी है 2d प्लस 2b। उसमें बेटा एक्सटेंशन सिर्फ यही है। पहले बेटा स्प्रिंग की लेंथ क्या थी इस टाइम पर 2d प्लस 2a। 2d तो बेटा ऑफ कोर्स उसकी नेचुरल लेंथ थी, 2a बेटा ऑफ कोर्स उसका एक्सटेंशन। इस टाइम पर दोनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। लेट से इसके पास बड़ा वेलोसिटी है v, तो इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी है v। ये v निकालना बड़ा बाएं हाथ खेल है, मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पार्टिकल के पास m इंटू ए ओमेगा बाई 2, इसके पास बड़ा मोमेंटम 0। अब बेटा इसके पास mv, इसके पास mv, तो दैट कम्स आउट 2 टाइम्स mv। बेटा मेरे पास दोनों ही पार्टिकल के पास बड़ा वेलोसिटी आ गई है ए ओमेगा बाई 4। ऑल द मोस्ट बच्चों को याद ही रहता है ये वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास के पास होती है, तो दैट कम्स आउट ए ओमेगा बाई 4। ठीक है, यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां से तक सिर्फ और सिर्फ टीएमएसी लगाने की जरूरत है, कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई। हाँ बेटा इस वाले तरीके में ओमेगा आना चाहिए बच्चों को कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी की हाफ इंटू के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। बेटा एक्सटेंशन है 2a, तो उसका स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4a का स्क्वायर। इसके पास बेटा कितनी काइनेटिक एनर्जी है 0। अब
इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू एम इंटू स्पीड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16, इतनी बड़ा इसके पास मल्टीपल बाई 2। पोटेंशियल कितनी है, हाफ इंटू के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर, एक्सटेंशन का स्क्वायर बड़ा ऑब्वियसली 4b का स्क्वायर। हाँ बेटा, हाफ 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 बड़ा निपटाओ ना, ठीक है ना, मेरे पास आ जाएगा एम, अच्छा बेटा ओमेगा स्क्वायर और निपटाओ बेटा, ओमेगा स्क्वायर बेटा हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि बेटा या तो टर्म सवाल में या तो सिर्फ के हो या सिर्फ और सिर्फ ओमेगा हो, वरना कैंसिल कैसे होंगे। तो इस वाले तरीके में के और ओमेगा में रिलेशन पता होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर बेटा आपको सिखा चुका हूं, दैट विल बी के अपॉन म्यू, म्यू इज बेटा ऑफ कोर्स एम बाई 2। इस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ के ही बच जाएगा, फिर वो सोल्व हो जाएगा ना। मेरे पास आ जाएगा बड़े आराम से एम ए स्क्वायर बाई 4, ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2k बाई है प्लस 4k ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे ख्याल से 8 आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 8 को तुमने बाहर निकाल लिया, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह हम वापस से 2k अपॉन एम लिख सकते हैं, प्लस ऑफ कोर्स 4k बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ से मेरे बच्चों कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, एम से एम कैंसिल, यहाँ पर भी एम से एम कैंसिल, और ये बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 आ गया होगा शायद ना, यहाँ 4 आ गया होगा, यहाँ बड़ा मेरे ख्याल से 2 आ गया होगा। मेरे पास आ गया शायद कितना, के से के से के से के कैंसिल, यहाँ मेरे ख्याल से क्या बच गया, ए स्क्वायर बाई 2 बच गया, प्लस 4a स्क्वायर बच गया, इधर से अगर लेके जाऊंगा तो बेटा मेरे ख्याल से माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आ गया होगा, इधर बेटा मेरे पास 4b स्क्वायर आ गया होगा। हालांकि बेटा सवाल मुझसे पूछ के रखा है, सवाल मुझसे 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो पूछ रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ए स्क्वायर को कॉमन लेके नीचे ले जाओ तो सिर्फ वो टर्म्स बच जाएंगे, टर्म्स कितनी कितनी बचेगी, 4 प्लस हाफ माइनस 1/4, बेटा 4 एंड हाफ 4.5, 4.5 में से बेटा 0.25 माइनस किया, दैट इज 4.25, सो आंसर शुड बी 4.2। कूल, इजी। हालांकि बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कोई बच्चा ना विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को आता हो ना तो वो भी लगा सकता है। वो क्या कहता है सुनना, है ना, किसी किसी बच्चे को अगर मान लो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर मान लो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व अगर करनी पसंद हो ना तो वो भी कर सकता है। वो क्या करेगा, वो ऐसे बोलेगा कि देखो सर मैं ऐसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ तीसरे तरीके से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ऐसे करेगा, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब सुनना आराम से, इनिशियल काइनेटिक, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना तो उसकी एक स्टाइल होती है, क्या होती है, हाफ पूरा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में आप जानते हो हाफ इंटू के इंटू 2 टाइम्स ए का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ, अगेन काइनेटिक एनर्जी दो टर्म्स आएंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, दूसरी आएगी हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। बेटा मैं यहाँ पर वी रिलेटिव डैश लिख देता हूँ, जैसे मैं एक ऐसे को कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पार्टिकल के बीच में अलग है, और बाद में जब मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन जब एम्पलीट्यूड पे होंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी अलग है। प्लस बेटा ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ इंटू के इंटू मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्क्वायर दैट इज ऑफ कोर्स 4b स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो पहले भी वही थी बाद में भी वही है, तो ये वाली टर्म तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी। हाफ इंटू म्यू, म्यू कितना है बेटा, म्यू इज रिड्यूस्ड मास इज ऑफ कोर्स m बाई 2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इसके पास वेलोसिटी 0 है, इसके पास वेलोसिटी a ओमेगा बाई 2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोर्स मेरे पास आ जाएगी a ओमेगा बाई 2, उसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई प्लस बेटा ऑफ कोर्स हाफ इंटू के इंटू 4a का स्क्वायर। बाद में जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा उस टाइम पर दोनों पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। दोनों पार्टिकल के पास अगर ग्राउंड फ्रेम से अगर वेलोसिटी सेम है तो ऑफ कोर्स बेटा आपस में तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है ना, तो ये वाली टर्म सारी खत्म हो जाएगी, दैट इज जीरो। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल दैट इज हाफ इंटू के इंटू 4b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और थोड़ा आसान हो गया। बाकी बेटा तुम्हें दिखेगा मैं कुछ खास ऐसा काम करने वाला हूँ तो नहीं, मेरे पास जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, बेटा नीचे कितना गया 16 आ गया ना, एम ओमेगा स्क्वायर 16, ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2k अपॉन एम
प्लस बेटा ये क्या आ गया, वैसे मैं एक काम करता हूँ, हाफ तो निपटा देता हूँ, हाफ तो ये निपटा देता हूँ, हाफ 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 तो बेटा ये निपटा देता हूँ, हाफ यहाँ से निपटाने पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 ही बचेगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ 8 बचेगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर बेटा, हाँ ठीक, प्लस 4 टाइम्स के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। एम से आपका एम गया, के से बड़ा आपका के गया, बड़ा यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखना मेरे पास क्या आ गया, 4 प्लस 1/4 बड़ा 4 प्लस 1/, बड़ा 1/4 होता है, इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। मुझसे 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू तो पूछिए, तो दैट कम्स आउट विद 4 प्लस 1/4, दैट इज 4 प्लस 0.25, तो दैट कम्स आउट विद 4.25। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये जो दूसरा वाला सेकंड और थर्ड तरीका तो सेम ही है ना, सिर्फ और सिर्फ वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करने में ग्राउंड फ्रेम से हम लिखते हैं हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, और हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सेम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू म्यू इंटू वे रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है, कूल है बेटा। और कोई सवाल करो ना हो तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में या फिर बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कर दूंगा सॉल्व। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, और बेटा पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से यूज करना। ऑल द बेस्ट, बाय।